आबादी की बढ़त के बारे में ये सर्वे क्या बताता है? शुभम, ये सर्वे उन सारी चीज़ों का, और मुझे लगता है कि भारत में अधिकांश लोगों को इस सर्वे के तथ्य और इसकी जानकारियों को समझना चाहिए। उनके लिए भी जानना जरूरी है जो भारत में कारोबार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, और वो लोग जो भारत के में अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, आशान्वित हैं, जिन्हें ये दिखता है कि उन्हें काम करना है, नौकरी करना। उनके लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि पूरे देश के एक बड़े हिस्से में किया गया और सरकार का अधिकृत डेटा है, ये हमें बता रहा है कि भारत के भीतर जो आय की असमानता है वो किस स्थिति की। वो 12 राज्य जिनका विस्तृत ब्यौरा सर्वे में है। अगर 50% आबादी वहाँ की गरीब है तो वहाँ उपभोक्ता अर्थव्यवस्था का क्या होगा, वहाँ भविष्य में मांग का क्या होगा, वहाँ रोजगारों की परिस्थिति क्या बनेगी, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट से दिखाई देती। अब इस रिपोर्ट में काफ़ी सारा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बहुत सारे आंकड़े बताता है आपको, इनकम के बारे में, लोगों के आदतों के बारे में, लोगों के रहन सहन के बारे में। पर एक बड़ी बहस, एक बड़ी डिबेट जो पिछले कई सालों से भारत में चल रही है कि भारत में आबादी बढ़ रही है, भारत में आबादी बढ़ने की रफ्तार तेज है, और ये बात लगातार अलग अलग मंचों से कही जा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उस बहस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया है कि भारत के अधिकांश राज्यों में अब जो फर्टिलिटी रेट है, यानी वो रेट जो रिप्लेसमेंट रेट, जिसके आधार पर आपको आबादी बढ़ाने के लिए, अगली पीढ़ी को लाने के लिए जिस जन्म दर की जरूरत है, भारत के राज्य में अब वो गिरकर 2.2% के आसपास आ गई है, 2.2 से 2% के आसपास आ गई। और ये वही नॉर्मल सामान्य जन्म दर है जिसके आधार पर आप भविष्य में अपनी अगली पीढ़ी को लाते हैं। और ये जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये बात स्वीकार करने में लोगों को, और जनसंख्या की जो राजनीति है भारत में, जो डेमोग्राफी की पॉलिटिक्स है, उन्हें स्वीकार करने में, निगलने में दिक्कत होती है। लेकिन ये सच है कि भारत में पिछले 10-12 सालों में आबादी बढ़ने की रफ्तार तेजी से गिरी है। 2015-16 में भारत में फर्टिलिटी रेट 2.2% थी। NFHS सर्वे बताता है कि 2019 से और 21 के बीच में ये 2% के आसपास आ गई। और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, आबादी कम करने की प्रक्रिया की दिशा में भारत की काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। बल्कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां फर्टिलिटी रेट अब इससे नीचे आ गई। अब इसमें एक और पहलू है भीतर का, कि ये जो फर्टिलिटी रेट या आबादी बढ़ने की रफ्तार है, ये अलग अलग राज्यों में थोड़ी विविधतापूर्ण दिखाई देती है। और जो सामान्य रूप से आप भारत में एजुकेशन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, गरीबी की दृष्टि से जो भारत के राज्यों की अंतर्निहित असमानताएं हैं, उनके आधार पर इसे आप देख सकते हैं। जैसे कि रिप्लेसमेंट और फर्टिलिटी लेवल कुछ राज्यों में 2%, 2.35% के आसपास है। उत्तर प्रदेश में, झारखंड में 2.26% के आसपास है। तो जो गरीब और पिछड़े राज्य हैं वहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है। लेकिन ये सर्वे इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत की चिंता अब आबादी बढ़ना नहीं है। भारत की चिंता अब वो आबादी है जिसे रोजगार देना है। सर, वही मैं आ रहा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा भारत की एक ताकत बताया जाता है। युवा आबादी के बारे में ये सर्वे क्या बताता है? युवा आबादी के बारे में ये सर्वे, और हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंतिम चरण पर खड़े हैं। ये सर्वे बता रहा है कि भारत की जो युवा आबादी का जो भी लाभांश है, लाभ है, फायदा है, और हम दुनिया के सबसे यंग नेशन में हैं, हम उसके अब अंतिम चरण पर, अंतिम पड़ाव पर आकर खड़े हो गए हैं। भारत में अभी भी करीब 50% आबादी 30 साल से नीचे की है, जिसमें अगर आप 15 साल से नीचे के बच्चों को निकाल दें तब भी एक बहुत बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन ऐसी है जो भारत में रोजगार तलाश रही है। लेकिन इसमें पिछले 5 साल में गिरावट आई है। यानी भारत की युवा आबादी की दर कम हुई है। इसका दूसरा मतलब यह है कि भारत में बड़ा हिस्सा एजिंग की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। इसका भी जो वेरिएशन है वो दक्षिण के राज्यों में और कुछ पहाड़ी राज्यों में लोगों की वृद्धावस्था की या बुजुर्ग होने की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा तेज है। लेकिन भारत का ये आखिरी दशक है, हिसाब से अगर आप देखें, आखिरी दशक या 8-9 साल हैं जहां सबसे ज्यादा युवा आबादी होगी और उससे सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत होगी। और इस आंकड़े को आप भारत में 8-9% की बेकारी दर से, लेबर पार्टिसिपेशन रेट से बाहर निकलते लोगों से आसानी से जोड़ सकते हैं। भारत की सरकार को भारत की आर्थिक नीतियों को सब कुछ छोड़कर, अगर वो उन चिंताओं को छोड़ सके, तो उसे ये फोकस करना होगा कि यहां से अगले 1 दशक के बाद भारत में तेज बुढ़ापा शुरू होगा। और भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, शुभम, बगैर किसी सोशल सिक्योरिटी के, बगैर किसी भविष्य की व्यवस्था के, बगैर किसी
बड़ी आबादी गरीब मध्य वर्ग हुए बिना बुढ़ापे की तरफ चली जाएगी, यानी वो मध्य वर्ग के दरवाजे के भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकेगी। बहुत बड़ी आबादी कभी मिडिल क्लास ही नहीं हो पाएगी और वो लो इनकम से बुढ़ापे की तरफ चली जाएगी। तो ये अंतिम 7-8 साल हैं जो एनएफएचएस का सर्वे बताता है कि यहां अगर हम इनको रोजगार दे पाए, उन लोगों को विकास के लाभ दे पाए, तो ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। तो ये सर्वे बहुत अलार्मिंग है। बहुत सारी और जानकारियां इसमें भी दी गई हैं, अलग अलग क्षेत्रों में फर्टिलिटी रेट क्या है, भारत में परिवारों का आकार कैसे घट रहा है। पर आर्थिक दृष्टि से, देश के विकास की दृष्टि से दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि जनसंख्या बढ़ना अब हमारी बहस का विषय नहीं है, जनसंख्या जो उपलब्ध है उसे रोजगार देना बहस का विषय, और तीसरा ये कि भारत की नीतियों का एक बड़ा हिस्सा जो बुजुर्ग आबादी है, जो आने वाली बुजुर्ग आबादी, उसकी सुरक्षा पर, उसकी व्यवस्था पर अपने आप को फोकस करना होगा। और हमें याद होगा शुभ, हम लोगों ने पेंशन पर इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा की थी और ये बताया था कि भारत के पास अब अपने जो बुजुर्ग आबादी है, जो सीनियर सिटीजन्स है, उनके लिए बड़ी योजनाएं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो दोनों बड़ी चीज़ें कि बुजुर्ग जो आबादी हो रही है उसके लिए आप सोशल सिक्योरिटी लाइए, उसकी स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, उसकी पेंशन की चिंता कीजिए, और युवा आबादी जो लगातार कम हो रही है ये बड़ी चिंता है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, अगर आप अभी 5-7 साल पहले की बात देखें, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का पीपीटी आता था या किसी बड़ी कंपनी अपने पीपीटी दिखाती, तो ग्रोथ में सबसे बड़ी भारत की ताकत जो बताती थी वो यही होती थी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इस देश की ताकत है। और अगर ये ताकत धीरे धीरे सिकुड़ रही है, अंशुमान जी कह रहे हैं कि ये 7-8 साल आखिरी हैं, तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात, यह कहिए रेखांकित करने वाली बात है कि सरकार की नीतियों के केंद्र में अब ये लोग होने चाहिए।